हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। 10th क्वेश्चन लास्ट में लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। On 1st April 2016, the stock of Mr. Hari Prasad was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which following particulars were ascertained. Stock at cost 1st January 15, stock at cost 31st December 15, purchases for the year 15, sales for the year 15। तो ये पूरा पिछले साल का डाटा दिया। एक्सीडेंट वाला पीरियड इसके बाद का है। नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली 1 अप्रैल को ही आग लगी उसके यहाँ पे। 1 अप्रैल, ओके। तो 31 दिसंबर उसका पिछला ईयर एंडिंग था। तो 2015 का उसने डिटेल दिया है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के काम में आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और मास्क लगा के रहो। गवर्नमेंट के रूल भी है और साथ में अभी ज़रूरत भी है। नागपुर थोड़ा सा रिस्की जोन में चल रहा है अभी। नागपुर में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये चीज़ ऐसी अपने को पता ही नहीं रहता है। अपन इतने जगह आते जाते रहते, कहाँ से किसको इन्फेक्शन होगा कुछ नहीं बोल सकते। एक ही रास्ता है प्रिकॉशन लेना, दूसरा कोई रास्ता नहीं उससे बचने का। तो जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, जितना आप मास्क लगा के रहोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए वहाँ तक जगह है पीछे, थोड़ा सा पीछे बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। विजिबिलिटी भी क्लियर रहने वाली है और आवाज़ भी बराबर आ रही। वाई टू कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी आस्पेक्ट, बराबर है। दोस्ती यारी अपनी जगह, नहीं मेरे को तो मेरे दोस्त के साथ ही बैठना है। दोस्त के साथ ही बैठना है, लेकिन हॉस्पिटल जाना पड़ा तो दोस्त नहीं आने वाला। कोरोना हुआ बोला तो पहले दूर भागते फिर कोई हॉस्पिटल नहीं आता। बाकी की बीमारी में तो लोग हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं ना। कोरोना में तो पता चला तो और दूर हो जाते। इसलिए प्रिकॉशन लो, क्योंकि ये बेफिजूल की बीमारी है। कुछ नहीं करके पकड़ में आ जाती अपने, बराबर है, कुछ भी किए बगैर। ऐसी बीमारी है ये, फुकट में मिलती है बिल्कुल। इसलिए उससे दूर रहो, प्रिकॉशन लो। तो उसने पहले आपको 2015 का डाटा दिया, वो जीपी रेशियो निकालने के काम में आएगा। और उसके बाद उसने पिछले ईयर एंड से लेके डेट ऑफ फायर तक का परचेज दिया, सेल दिया। फिर बोलता है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31st December 15, 4600 had been written off on certain stock which was poor selling line having the cost of 13,800. A portion of these goods were sold in March 2016 at a loss of 500 on original cost of 6,900. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to the above exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout the year. और क्या रेट है वो नहीं दिया उसने। यूनिफॉर्म है ये बोला, लेकिन दिया नहीं है। इसके लिए उसने आपको पिछले साल का डाटा दे दिया, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के उस पैसे निकालने का।
The value of stock salvage was 11,600. The policy was for 1 lakh and was subject to average clause. Work out the amount of the claim of loss by fire. Question 11. दो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन। पहला वाला ट्रेडिंग अकाउंट पिछले ईयर का, जिससे अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। उसके बाद फिर अपन डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इससे अपन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था वो निकालेंगे, और फिर इस जानकारी की मदद से अपन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंडेड 31 December 2015. ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी 1 जनवरी 16 शुरू टू 31 March 16। तो पहला वाला ट्रेडिंग अकाउंट जीपी रेशियो निकालने के काम का है, दूसरा वाला उस जीपी रेशियो की मदद से स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए। और फिर यह है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी से हम कितना क्लेम मांगेंगे वो है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ इस पीरियड का 1,47,000। उसी पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम में 159,200। इस ईयर में परचेसेस किया 796। इतने के गुड्स इसने साल भर में खरीदे। सेल्स किया इस पीरियड में 9,74,000। अब अगले पीरियड में उसका परचेसेस है 3,24,000। सेल्स है इनर में लिखना 4,62,400। 4,62,400 इनर कॉलम में लिख। जहां इनर कॉलम में लिखा मतलब वहां कुछ तो भी चेंजेस है, ठीक है। अब अगर वो नीचे वाला सेंटेंस जो दिया है वो नहीं दिया रहता तो मैं यही स्टॉक यहाँ बाहर लिखता, ग्रॉस प्रॉफिट निकालता और उस पे से मैं जीपी रेशो निकाल लेता, बराबर। वो जीपी रेशो का इस्तेमाल मैं यहाँ करता, ये वाला स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन जाता। अभी मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसमें कुछ चेंज होने वाला है, तो फिर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लेने का, बराबर। और इसके बाद मैं जीपी यहाँ लिख देता तो यहाँ पे मुझे स्टॉक पता चल जाता ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। इसको मैं लेता स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में, बराबर। लेकिन
क्योंकि इसमें उसने एक आइटम ऐसा दे दिया जिसमें कुछ कॉस्ट और प्राइस का जो रेशियो है, सेलिंग प्रॉफिट का जो रेशियो है वो फिट नहीं बैठ रहा। वो चाहे पुअर सेलिंग आइटम बोलेगा, कहीं कहीं बोलेगा डैमेज हो गया, कुछ भी कारण दे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। बट उसमें वो जो प्रॉफिट मार्जिन है बाकी के गुड्स वाली नहीं है। कितनी प्रॉफिट मार्जिन अपने को नहीं मालूम, अभी वो निकालना है। बट जो भी प्रॉफिट मार्जिन है बाकी के गुड्स एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे मैं बेचता हूँ, पर ये पर्टिकुलर गुड्स जो है बिक नहीं रहा था, पुअर सेलिंग आइटम बिक नहीं रहा था, तो सस्ते में बेचना पड़ रहा है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन वो नॉर्मल वाली नहीं। अब मैंने क्या किया, तो वो आइटम मेरे पास पिछले साल के ईयर एंड में बचा था, ध्यान दीजिए पिछले साल के ईयर एंड में। तो लिख रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 December 15, यानी ये वाले स्टॉक की बात कर रहा है। 4,600 had been written off on a particular on a certain stock which was a poor selling line having the cost 13,800। इतना पढ़ा कि आपको फटाक से समझ में आना चाहिए, इसके पहले भी समझाया, फाउंडेशन से पढ़ाते आ रहा हूँ कि इसका मतलब इसमें 13,800 है उस गुड्स का, लेकिन वो आइटम जब स्टॉक में आपने इंक्लूड किया तो 13,800 पे इंक्लूड नहीं किया। अगर कर लेते तो इसका मतलब उसका आपके कोई प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट है ही नहीं। 13,800 डेबिट, 13,800 क्रेडिट, यानी वो कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड हो गई, उसका इस साल के प्रॉफिट लॉस में कोई इफेक्ट नहीं है। इसीलिए तो जब जीपी रेशियो निकालते अपन तो अपन सेल पे निकालते, अपन उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं जोड़ते, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो क्या है, जो कॉस्ट थी उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। प्रॉफिट काय पे कमाया, प्रॉफिट तो जो माल बेचा उस पे कमाया, तो इसलिए अपन बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ये रेशियो है। ऐसे हर चीज की क्लैरिटी डेवलप करो। फॉर्मूले की तरह लेने में क्या रखा है, क्या मतलब, इसको समझो, बार बार ध्यान दो। मैं आपको हर चीज रूट से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो आपका काम है आप ध्यान दो, बराबर समझेगा। कोई हाई फाई चीज नहीं है, सिर्फ अपने को आदत डेवलप करना पड़ता। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपने 13,800 में से 4,600 राइट ऑफ कर दिया, ऐसा बोल रहा हूँ। इसका मतलब कितना बचता है, 9,200 इसमें आपका इंक्लूडेड है, बराबर। अब आप देखो 13,800 डेबिट में है, 9,200 क्रेडिट में है, तो जो 4,600 है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से नहीं दिखेगा, वो लॉस है। और वो लॉस क्या करेगा, आपने जो सेल पे प्रॉफिट कमाया उसको कम करके आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है। तो आपके सेल में प्रॉफिट, आपके स्टॉक में लॉस एडजस्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा। इसका मतलब आपके प्रॉफिट में एबनॉर्मल नेचर का लॉस बोलो, आइटम बोलो, एडजस्ट हो गया। और उसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ही नहीं, वो आपके इस सेल पे कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, वो आपके इस सेल पे कमाया हुआ प्रॉफिट माइनस स्टॉक पे हुआ लॉस है। समझ में आ रही बात। अब उसको एडजस्ट करो, दो रास्ते हैं उसको एडजस्ट करने के। आपका तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हम करना क्या चाहते, क्यों करना चाहते, तो आपको रास्ते अपने आप समझेंगे। हो सकता मैंने एक रास्ता करा, किताब में दूसरा मिलेगा, तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज। बट अगर आप बगैर समझे सिर्फ चीज़ों को याद रखते तो आप कंफ्यूज होंगे, अरे सर ने तो अलग ही बोला, इसमें तो अलग है। अब सर पे विश्वास करूँ कि किताब पे विश्वास करूँ, जबकि दोनों सही है। क्योंकि मेरे को करना क्या है, मेरे को जो 4,600 का लॉस है उसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये मेरा कोई फाइनल अकाउंट वगैरह नहीं है, ये मेरी एक वर्किंग है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। तो फिर से अपने दिमाग में फाइनल अकाउंट मत लाओ, क्या है अपने लिए, ये वर्किंग है जीपी रेशियो निकालने के लिए। काय का जीपी रेशियो निकालना, ये जो सेल है इस पे जो कमाया, बराबर है, इसके लिए ये 4,600 का लॉस यहाँ से हटना चाहिए। दो रास्ते हैं। नंबर 1 जो दिख रहे हैं ना आपको, 13,800 इधर दिख रहा डेबिट में, 9,200 इधर दिख रहा, दोनों को हटा डालो, मतलब उस आइटम को यहाँ से हटा डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो आइटम ही नहीं है यहाँ पे, तो उसका लॉस कैसे रहेगा, वो आइटम ही नहीं यहाँ पे, मैंने हटा दिया। डेबिट से परचेस में से 13,800 हटा दिया और स्टॉक में से 9,200 हटा दिया, वो आइटम का हट गया। इसका मतलब अब जो मैंने माल बेचा उसी का प्रॉफिट आएगा,
रेशो निकाल लो, आगे के लिए अप्लाई करेंगे। ये एक रास्ता। दूसरा रास्ता है कि भाई 4600 से कम किया ना आपने, मैं 4600 ऐड कर देता, मैं 4600 ऐड कर देता। इसका मतलब मैंने उसको फुल कॉस्ट पे ला लिया, यानी डेबिट में भी 13800, क्रेडिट में भी 13800, यानी लॉस का इफेक्ट हट गया। दो में से कोई भी रास्ता लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे? आपकी मर्जी है, कोई भी रास्ता ले सकते हैं आप, लगे तो बाद में अपन लिख देंगे उस पर। तो मैं यहाँ पे 4600 रुपये उसमें ऐड कर देता हूँ, प्लस ऐड बैक ऐसा वर्ड भी लिख देता, अमाउंट रिटर्न ऑफ, यानी जो अमाउंट राइट ऑफ किया था वो मैंने ऐड बैक कर दिया। 159,200 प्लस 4,600, 163,800। अब इसमें सिर्फ मैंने जो माल बेचा उसका प्रॉफिट ही है और कुछ नहीं है। इधर का टोटल हो गया 1137,800। जो साइड फाइनल दिखा उधर का टोटल लगाने का, वही टोटल दूसरे साइड में लेने का। ये 11वीं से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंट जब बैलेंस हो जाता है तो दोनों साइड इक्वल टोटल रहती है, बराबर। फिर देखने का कि इधर तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि कोई ना कोई आइटम है जो इधर लिखना बाकी है। अब इधर क्या लिखना बाकी है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट 194,800 and this is the gross profit you have earned on 9,74,000 से। इसलिए अपन बोलेंगे जीपी रेशो इज इक्वल टू 194,800 डिवाइडेड बाय 9,74,000 इंटू 100 कि भाई 9,74,000 के सेल पे मैंने कमाया 20%, 20%, मतलब हर 100 रुपए के सेल में 20 रुपए प्रॉफिट मेरे को होता है। और ये प्रॉफिट की मार्जिन अभी भी है, बराबर। थ्रू आउट द ईयर ये प्रॉफिट की मार्जिन मेंटेन है। ये तो एक काम हो गया। अब यहाँ पे मैं स्टॉक कौन सा लूँ? मेरी मर्जी, बराबर। मैं यहाँ पे स्टॉक ये जो दिख रहा है ये भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक जो उसने क्वेश्चन में दिया था वो भी ले सकता हूँ, बराबर। अब मैं जो लूंगा उसके हिसाब से आगे का एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट का लॉजिक यही है जो आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ समझाते समय भी, कि भी इस ट्रेडिंग अकाउंट से, ये सेकंड वाले से, अपन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना चाहते हैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, बराबर। उसके लिए अपन ग्रॉस प्रॉफिट की जो नॉर्मल प्रॉफिट की मार्जिन निकाले 20%, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना भी सेल है सेकंड ट्रेडिंग में, ये सब नॉर्मल वाला रहना चाहिए, इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं चाहिए। और एबनॉर्मल का मतलब इस पर्पस के लिए एटलीस्ट वो आइटम जिस पे ये 20% की मार्जिन फिट नहीं है, वो एबनॉर्मल आइटम। तो इसमें अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों मिले रहेंगे तो इसका मतलब 20% का रेशियो काय पे लगाओगे फिर आप? क्योंकि उसमें तो ऐसे गुड्स भी है जिस पे 20% का रेशियो फिट है और ऐसे भी है जिस पे 20% का रेशियो फिट नहीं है। इसीलिए वहां से आप एबनॉर्मल वाले आइटम को हटा दो, बराबर। तो अब मैंने यहाँ जो फिगर लिया होगा उसी को तो ध्यान में रख के मैं हटाऊंगा ना। तो अगर मैं 1,63,800 लेता हूं तो इसमें वो डैमेज्ड वाला आइटम 13,800 है, 13,800 हटाऊंगा, बराबर। लेकिन अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसमें तो वो 9,000 कुछ था, तो 9,000 कुछ हटाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब होता क्या है, स्टूडेंट जब घर में होमवर्क करता है या देखता है प्रॉब्लम पूरा नहीं भी गया तो अपना चेकिंग करके देखता है, फिर वो कैसा कंपैरिजन करता, अरे बोले इसमें तो सर ने जो डिफरेंस था वो माइनस किया था और किताब में तो पूरा 13,800 माइनस किया है। तो किताब वाले ने स्टार्ट कहाँ से किया वो देखो, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया
वो देखो फिर कंपेरिजन मतलब टोटलिटी में करो भाई। और उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, आपको तकलीफ नहीं जाएगी पढ़ाई करने में। एक्सेप्ट दैट व्हाट इज टॉट बाय योर टीचर इज करेक्ट, एक्सेप्ट दैट व्हाट इज गिवन इन द बुक इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि मेरे से भी कहीं गलती हो सकती है, बट चांसेस क्या है कि भाई आप 1000 बार गलती करोगे तो मैं 1-2 बार करूंगा। किताब में भी गलती हो सकती है, कभी छूट जाता है, कभी ध्यान नहीं रह सकता ऑथर का भी, या कभी प्रिंटिंग एरर भी रह सकती है, बट चांसेस कितने हैं कि आपकी 1000 गलती, किताब में 2-4-5 गलती। तो भी आपने क्या मान के चलना चाहिए? किताब गलत है मानना, सर गलत है मानना, कि भाई अपने कोई नहीं समझा, अपने कोई कंफ्यूजन हो रहा, ये मानना। तो आप अगर ये मान लोगे कि किताब सही है, सर भी सही है, तो फिर आप उस एंगल सोचेंगे यार क्या क्यों अलग अलग दिख रहा है मेरे को। यानी आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया, तो आपका जो दिमाग है वो उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेगा कि क्या कारण हो सकता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि दोनों सही है। अब अलग क्यों दिख रहा है, अलग अलग क्यों लिया गया, आप उसको सोचोगे, समझोगे। अब आपने तो पहले एक को गलत मान लिया, या तो सर को गलत मान लिया, अरे यार सर बराबर नहीं करा रहे, और ऊपर से 2-4 को फोन में बता देंगे अरे सर तो इंश्योरेंस क्लेम बराबर नहीं करा रहे, किताब में अलग रहता है, सर का अलग रहता है। या तो फिर आप किताब को गलत मान रहे हैं कि किताब वाला गलत है, जबकि वो भी करेक्ट होगा, हम भी करेक्ट है। सिर्फ फर्क है कि आप उसमें दोनों में डिफरेंस नहीं देख रहे। और इसीलिए मैं कभी भी एक रास्ता यानी रिजिड नहीं बनाता आपको। आप देखो मैं हर चीज में अगर ऑल्टरनेटिव है तो आपको बताते जा रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई उसी मंजिल पे पहुंचने के रास्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ रहे? पहुंचेंगे वहीं पर रास्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं, कैलकुलेशन है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो ये अपने में लाना पड़ता है। रिजिड मत बनो, फॉर्मूले की तरह तो लोच मत कि इसमें से ये माइनस करना पड़ता है, इसमें से ये माइनस, बिल्कुल मत। कंसेप्ट पकड़ो ना भाई कि मैं इस पे से स्टॉक निकालना चाहता हूँ, स्टॉक निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मैं जो निकाल रहा हूँ वो एक परसेंटेज मुझे दिया है, वो नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो इसमें अगर सब नॉर्मल आइटम है तो वो परसेंटेज मैं सीधे सीधे लगा सकता हूँ। बट अगर इसमें एबनॉर्मल आइटम है तो उनको हटा दो। ये हटा दो शब्द बोला, अपने आप समझ में आना चाहिए, जो इंक्लूडेड होगा वही तो हटाओगे ना। कॉस्ट हटाओ कि रिटर्न डाउन वैल्यू हटाओ, ये याद करने की जरूरत ही क्या है, उसमें जो है वो हटाओ। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, अब आप दो में से कुछ भी लिख करके शुरुआत कर सकते हो, पर ऊपर क्लोजिंग 163,800 दिख रहा है, तो मैं नीचे ओपनिंग अलग लिखूंगा तो वो भी कोई बोलेगा अरे सर, कभी कभी स्टूडेंट बड़े स्टाइल से पूछता सर इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग रहता ना, हाँ, फिगर सेम रहता ना, हाँ, फिर बोलेंगे आपने तो सर गलत लिया, यानी मेरे को ट्रैप करने की कोशिश कर जाते। अच्छा अभी जैसे बच्चे लोग क्वेरी भेजते, अभी क्वेरी बताऊंगा कि क्या आप लोग भी स्टूडेंट हो, यानी आपने चीज़ें सीखना चाहिए, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्वेरी कैसे लिखते हैं बच्चे। देखो एक कल का इसने लगता हटा दिया, मैंने उसको जवाब भी दिया था, इसने डिलीट कर दिया, मेरे को दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली क्या था, मेरे को ध्यान में आएगा। अभी भी एक ने भेजा, ये देखिए, गुड मॉर्निंग सर, आई एम हैव परचेज, पहले तो इंग्लिश ठीक नहीं है, इंग्लिश भी सुधारते रहना चाहिए। आई एम हैव परचेज योर पेन ड्राइव कोर्स एंड कम अप विथ अ डाउट इफ इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास वर्क बुक। फिर उसने क्वेश्चन पूछा जो भी उसको पूछा था। अब मुझे बताइए, मेरे को क्या पता कि ये स्टूडेंट कौन से कोर्स की पेन ड्राइव लिया है? तो भाई आप क्वेरी लिख रहे हैं तो आप लिखो ना इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स, बराबर है, या जो भी है बराबर लिखना चाहिए। अब लकीली मेरे को अंदाज आ गया कि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हो काय का है, तो इतना भाई मेरे पास वैसी फुर्सत नहीं रहती, मेरे पास वैसे दिमाग में इतना सारा बोझ रहता है, दिमाग कई बार थोड़ा चिड़चिड़ाहट में रहता है। अब ऐसी क्वेरी देखो तो फिर गुस्सा आ जाता है बिल्कुल। भाई इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि आप टीचर को भेज रहे, टीचर के 10 अलग अलग सब्जेक्ट की पेन ड्राइव है, फाउंडेशन की है, इंटर की है, फाइनल की है,
आपके ऐसे वेग क्वेरी से क्या समझेगा? समझ में आ रही बात? कल वाले ने भी ऐसे ही किया था, वो उसने शायद हटा दिया है, उसने भी ऐसी क्वेरी किया था, यानी जस्ट कुछ तो भी ऐसी क्वेश्चन नंबर या इसमें ये क्या है करके, या कोई तो चैप्टर नंबर लिख देगा, फलाने चैप्टर में नंबर, अरे नाम लिखो ना भैया। कम से कम जिस स्टूडेंट ने मेरा वीडियो एक बार भी सुन लिया हो थोड़े देर के लिए भी, उसको मालूम है कि शर्मा सर की मेमोरी में कुछ नहीं रहता। इतने बार बोल के बताता हूँ, और फिर भी आप मेरी मेमोरी टेस्ट करते हो, हैं? चैप्टर नंबर सो एंड सो, अरे मेरे को कहाँ ध्यान है भैया कौन से चैप्टर है वो, लिखो ना थोड़ा सा, चैप्टर का नाम लिखोगे, नंबर नहीं लिखा तो चलता, नाम लिख दिया तो मेरे को समझ में आता कि क्या कॉन्टेक्स्ट में क्वेरी होगी, बराबर? ये ऐसा रहता काम। आप लोग भी क्वेरी बोलो पूछो, लेकिन प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं जवाब इमीडिएट दे सकूँ ना। अब मेरे को अगर वो क्वेरी समझ में आ गई तो मैं इमीडिएट जवाब दूंगा, नहीं तो अब मेरे को तो किताब देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब किताब देखने की मेरे को फुर्सत आज के आज मिलेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मेरे लाइफ में बाकी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं यहाँ पे टीचर रहता हूँ 100%। यहाँ जब हूँ मैं 100% टीचर हूँ, यहाँ मेरे को किसी का फोन आए मेरा दिमाग खराब होता उनसे। तो वैसे ही जब मैं बाहर हूँ तो मेरे को अगर आप क्वेरी पूछ रहे हो तो ऐसा पूछो कि मैं तभी के तभी देख के जवाब दे सकूँ, जब मैंने क्वेरी देखा मैं जवाब दे सकूँ। लेकिन आप ऐसे ही लिखते हो कि मेरे को किताब देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो फिर मैं उस समय तो नहीं फुर्सत में मैंने छोड़ दिया। एक दिन 2 दिन में तो इतने मैसेजेस आ जाते कि वो मैसेज भी खसक जाएगा, मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा कि किसी की कोई क्वेरी रिप्लाई करना था, है ना। कुछ कुछ टीचर लोग रहते हैं उनको बस सब चीज़ बड़ा फलाना पेज फलाना क्वेश्चन सब याद रहता, मुझे कुछ नहीं याद रहता, आज से नहीं जब से मैं पढ़ता था तब से। और इसीलिए मेरे पढ़ाने की स्टाइल में मैं हमेशा बोलता मेमोरी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट समझने के सब्जेक्ट है, समझ जाओ खत्म किस्सा, बराबर। चलिए, तो आपको 163 800 लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे पूरा, सॉरी इनर कॉलम में लिखो 163 800। शुरू के लेक्चर में हम आपको बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी चीज़ें पढ़ने से रिलेटेड बताते रहते हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगी, क्योंकि जब हमको लगता है हमने अच्छे से बच्चों को बता दिया है क्या करना कैसे करना, फिर अब हम बार बार उन पे एम्फसाइज नहीं करेंगे। लेस एबनॉर्मल आइटम, अब इसमें उसका 13,800 है, तो 13,800 हटाया, इसका मतलब नॉर्मल वाले गुड्स 1,50,000, बराबर। अब 159,200 लेता तो उसमें से 9,200 हटाता तो भी वो आंसर 1,50,000 ही आता था, नॉर्मल वाले गुड्स। अब उसने बोला कि इसमें से कुछ गुड्स जो है वो उसने बेचा, और क्या लिखा है ध्यान से देखिए, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2016, मार्च 2016 का सेल इसमें आया हुआ है, बराबर। इसका मतलब वो सेल इसमें आया क्योंकि ये 31 मार्च तक का सेल है, तो इसमें आया हुआ है। अब क्या बोलता है, एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि वो लॉस किसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहा, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक कॉस्ट भी है और एक रिटर्न डाउन कॉस्ट भी है, क्योंकि उसने राइट डाउन कर दिया था, बराबर है। तो उसने लकीली बराबर क्लैरिफाई कर दिया, इसलिए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉस्ट 500 का लॉस हुआ, जितनी कॉस्ट है उतने पे बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, मतलब कम में बेचा इसीलिए लॉस हुआ, बराबर। तो 6,900 की चीज़ 500 नुकसान, मतलब 6,400 में बेचा, मतलब ये सेल में 6,400 इंक्लूडेड है। अब उस पर वो 20% वाला रेशियो तो फिट बैठता नहीं, इसलिए अपन ने उसको पूरी तरह से हटा ही दे रहे हैं यहाँ से। तो लेस एबनॉर्मल आइटम 4,600, नहीं सॉरी कितना, 6,400 है ना, कितना बताया अभी, 6,400। ये 6,400 कैसे आए, किसी को लिखना रहा तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्क लगा करके यहाँ लिख सकते हैं। सेल वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट
लेस लॉस, कॉस्ट दिया था 6,900, लॉस दिया था 500, उस पे से ये आ गया 6,400। तो 462 400 में से ये हटा दिया, 6,400, तो 456। अब ये सब नॉर्मल आइटम हो गए। तो अब अपन इस पे अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसका यूज़ करेंगे। 4,56,000 पे 20%, 91,200। अब डेबिट साइड कंप्लीट है तो डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। 565,200। दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, इसलिए दूसरे साइड में भी वही टोटल लिख दिया। और फिर इधर बैलेंस करके देखा कि भी 1,09,200 और आना चाहिए। तो भाई क्या चीज़ मिसिंग है? तो स्टॉक मिसिंग है, बराबर। तो इसका मतलब है दिस इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बोलो, बैलेंसिंग फिगर। अब फिर से ध्यान से देखना, लिखने की स्पीड बढ़ाओ ताकि आपका ध्यान मेरी पूरी बात पे रहे। अदरवाइज क्या होगा, आप लिखने में स्लो रहेंगे तो जब मैं समझाऊंगा कमेंट करूंगा तो आप वो लिख ही रहे, आपका ध्यान उधर रहेगा, मैं बोल रहा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। क्लासरूम लर्निंग में एक है आपको लिसनिंग और दूसरा है राइटिंग। तो लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई टीचर जो बोल रहा है समझा रहा है उसको सुनना, और दूसरी होती है लिख के रखना, ताकि आपकी नोटबुक में भी रहे, आप घर पे देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, बाद में भी काम में आएगी। तो दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी लगा कि मैं दो में से एक को कर पा रहा हूं तो दूसरा छूट रहा है, तो राइटिंग को छोड़ दो, लिसनिंग को मत छोड़ो, बराबर है। क्योंकि वो लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग तो ठीक है किसी की नोटबुक लेके बाद में उतार डालना। आजकल तो खैर लिसनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है, बोले घर में जाके सुनूंगा ना फिर से वीडियो में से, है ना। पहले हम हमारे को भी समय के हिसाब से जो हमारे बोलने के कमेंट थे बदलना पड़ता। पहले हम बोलते थे बड़े गर्व के साथ कि यहाँ नहीं सुना तो ये जो शब्द है आपको फिर सुनने नहीं मिलने वाले। आपका दोस्त आपको नोटबुक दे सकता है, उससे आप लिख सकते, बट आपका दोस्त आपको मेरे शब्दों में समझा नहीं सकता। लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि ठीक है ना सर, बोले आपको यहाँ नहीं सुना तो क्या हुआ, वीडियो तो है उसमें सुन लेंगे। लेकिन मत करो ना भैया, अभी लिंक टूटती ना आपकी भी। आप अभी फिर उसके आगे मैं जो समझा रहा हूँ कैसे पिकअप करोगे? जब आप आए हो फिजिकल क्लास में तो वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन द वीडियो? यू शुड टेक द फुल एडवांटेज हियर इटसेल्फ, यहीं से सीख के जाओ ना। वीडियो तो सिर्फ कोई अपने से मिस हो गई कोई चीज, या कभी कोई बहुत ही डिफिकल्ट लगा नहीं समझा, उसके लिए यूज करो। यहाँ गड़बड़ करके और वीडियो पे डिपेंड करना वो गलत बात है, वो मिसयूज कर रहे फिर आप, यानी जो फैसिलिटी दी गई उसका मिसयूज हो रहा हो, वो मत करो, ठीक है। तो वैसे तो दोनों काम करो, सुनो भी और लिखो भी, बट कभी लगा तो लिखने को पेंडिंग रख दो, सुनने को मत रखो, क्योंकि उससे आपकी आइडिया बनेंगी, सीखोगे। तो आपको ये जो बता रहा है इस पे ध्यान दो, इस पे से ये स्टॉक निकला है, ये तो समझ रहे ना, डेबिट माइनस क्रेडिट से वो स्टॉक निकला है। अब डेबिट के ये जो आइटम है ये गुड्स है, ये गुड्स की कॉस्ट है। ये मैंने नीचे वाले को जानबूझ के छोड़ा क्योंकि वो गुड्स नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है, वो तो ये सेल में से प्रॉफिट हटाने के लिए लिख दिया मैंने, बराबर है। तो इसका मतलब वो जो दो आइटम मार्क दिख रहा है दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल विथ मी, वो सेल माइनस ये कर दोगे तो वो जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो मेरे गोडाउन से गए, बाकी के बचे हुए हैं, है ना।
तो इसका मतलब ये जो गुड्स है इसी में से बचे हैं। अब बताइए कि ये जो गुड्स आपको दिख रहा है डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें वो जो डैमेज वाला है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये कौन सा वाला स्टॉक है? गुड आइटम्स। समझ में आ गई बात? फिर अलग से देखने का कि भाई ठीक है मैंने यहाँ वर्किंग में से तो हटा दिया था उसको, लेकिन क्या वो गुड्स पूरे के पूरे बिक गए थे? द आंसर इज नो। कुछ बिके थे, कुछ बचे थे। तो जो बचे थे वो भी तो गोडाउन में थे, वो भी तो आग में जले होंगे, वो भी तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है, तो अलग से अपन वर्किंग में ऐड करेंगे। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसमें एबनॉर्मल आइटम नहीं है। ये कैसे? अब वो कब समझेगा? जब आप देखोगे कि भैया आया कैसे फिगर, दिस माइनस दिस, कि इतने का माल मेरे पास था, उसमें से इतने का माल चला गया, ये बच गया, तो मतलब इसी में से निकला है ना। तो उसमें जो है वो बैलेंस में आया है, उसमें जो चीज़ है ही नहीं वो बैलेंस में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे जब हर जगह ध्यान देते जाओगे तो आपकी खुद का दिमाग इतना तेज होते जाएगा कि फिर ये चीज़ें ऐसी फटाफट समझ में आ जाती। अभी मैं कितने बार रिपीट कर रहा हूँ आपको चीज़ें, कितने बार 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 समझा रहा हूँ कि पहले तो ये समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट की छोटी सी चीज़ को, कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बताता गुड्स कहाँ कहाँ से आए और क्रेडिट बताता गुड्स कहाँ कहाँ गए। तो दिस माइनस दिस से पता चलता कि बचे कितने। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता उसमें कि ये जो क्रेडिट साइड है उसमें जो गुड्स जा रहे हैं वो कई बार हम कॉस्ट से ज़्यादा में रहते हैं, जैसे कि सेल। तो इसी को करेक्ट करने के लिए बोलो, एडजस्ट करने के लिए बोलो, अपन निकालते हैं प्रॉफिट, ताकि सेल में से प्रॉफिट कट यानी कॉस्ट बची। अब यहाँ जाओ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, गुड आइटम्स। गुड आइटम्स बोलो, नॉर्मल आइटम्स बोलो, 1,09,200। और फिर देखने का अपन ने डैमेज वाला, डैमेज्ड आइटम। क्योंकि डैमेज्ड आइटम जो है वो भी तो बचा हुआ है, बराबर। अब जो बचा हुआ है उसकी कॉस्ट, जो बचा है उसकी कॉस्ट, तो 13,800 कॉस्ट के टोटल डैमेज वाले गुड्स थे, बराबर। 13,800 कॉस्ट के टोटल गुड्स डैमेज हुए थे, उसमें से 6,900 कॉस्ट के गुड्स बेच दिए, बराबर। इसका मतलब 6,900 कॉस्ट के गुड्स बचे हैं, यानी डैमेज गुड्स जो बचे हैं जो स्टॉक में, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो बचे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई 13,800 के थे, उसमें से 6,900 के बिक गए, तो बचे कितने? 6,900 के। लेकिन क्योंकि ये गुड्स डैमेज रहते हैं, ये पहले से डैमेज थे, आग से नुकसान नहीं होता, पहले से खराब थे, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी कि भाई मैं आग से जो नुकसान से एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। मैं इतनी बारीकी से चीज़ समझाता हूँ कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पढ़ लिया और कुछ भी नहीं समझा, तो फिर तो भैया मेरे को तो हाथ जोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं यहाँ 6 घंटे जब पढ़ा के निकलता हूँ तो मेरी हालत क्या रहती है, क्योंकि मैं कितना कंटिन्यूस बोलता रहता हूँ, कितना फोर्स से बताना पड़ता बार बार। बस आप उसको ध्यान दो, सिर्फ आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल ग्रास्प करने लगोगे। तो भाई ये जो गुड्स है ये डैमेज है, लेकिन काय की वजह से? ये अभी जो आग लगी उसकी वजह से डैमेज नहीं हुए, ये तो पहले से डैमेज थे। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम अभी काय का करना है कि जो आग से नुकसान हुआ उसका। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी कि भैया ये जो नुकसान हुआ, तुम्हारा माल जो डैमेज है, ये आग से थोड़ा हुआ है, तो पहले का था तुम्हारा जो भी हुआ। अगर वो इंश्योरेंस में आता होगा तो आपने पहले उसका क्लेम करना चाहिए, वो तो पहले की बात है ना, वो तो नुकसान पहले हुआ, तो उसको अगर क्लेम पॉसिबल था तो पहले कर लेना था। अब जो नुकसान हुआ वो आज जो आग लगी उसकी वजह से। तो ये बताइए कि डैमेज गुड्स की वैल्यू अगर गिर गई तो यह आज की आग की वजह से गिरी कि पहले के प्रॉब्लम की वजह से? पहले के। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई ये वाले गुड्स हम टोटल कॉस्ट पे नहीं लेंगे, ये तो आप कॉस्ट और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू बताओ क्या है,
तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसने बोला है नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओरिजिनल कॉस्ट, लिखा है ना, लिखा है कि भाई ये जो गुड्स बचे हैं ये जो इसकी कॉस्ट है उतना रियलाइज कर लेंगे। टेक एट लोअर ऑफ द टू, तो ये जो लोअर ऑफ द टू में ले रहा हूँ ये कोई मैं फाइनल अकाउंट के लिए नहीं ले रहा, ये मैं कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन का AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगा रहा। ये इंश्योरेंस कंपनी कैसे देखेगी वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या लेना देना है, यहाँ पे हमको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि भाई आग लगी उसमें मेरा इतना नुकसान हुआ, समझ गए। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट के लिए काम का है, इसके लिए थोड़ा है। तो अपन ये मत समझो कि AS2 का नॉर्म लगाया, बल्कि मैंने क्या बताया आपको कि इंश्योरेंस कंपनी देखना चाहती है आज कितना नुकसान हुआ। अब ये डैमेज गुड्स में भी कुछ वैल्यू गिर गई थी, पर वो जो वैल्यू गिरी वो तो पहले की थी, इसका मतलब वो आज आपका नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ तो 6,900 ही है, बट अगर ये नहीं लिखता ये इसने जो लिखा ये नहीं लिखता तो मैं क्या करता वो भी सुन लो। अगर ये बताता नहीं कि जो बचे हुए गुड्स है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो भाई हम एज्यूम करते कि ये देखिए गुड्स का लॉट ये डैमेज हुआ, इसमें से आधा 6,900 एग्जैक्ट आधा ही था, वो आधे को मैंने 6,400 में बेचा। तो ये मानने में कोई हरकत नहीं है कि बचा हुआ आधा भी 6,400 में बिक जाएगा। तो तब मैं यहाँ कितनी लेता था नेट रियलाइजेबल वैल्यू 6,400। तो देखिए 6,900 में खरीदी हुई चीज थी, वो आग में जली है, लेकिन जब जली तब वो 6,900 के लायक नहीं थी, तब वो 6,400 के लायक थी। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी 6,400 हम देते आपको, 6,900 नहीं, बराबर है। इसीलिए डैमेज गुड्स को कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे लेने। लगाइए टोटल कितना हो गया, 1,16,100, ठीक है। टोटल स्टॉक लेस सॉल्वेज वैल्यू, लेस सॉल्वेज वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू दी है 11,600, ठीक है। तो ये हुआ लॉस बाय फायर। एक लाख 4,500। फिर देखने का कि एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा कि नहीं होगा। पॉलिसी अमाउंट 1,00,000, 1,00,000 की आपने पॉलिसी ली। इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम इसका मतलब कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, और वो आपको बोला है कि इंश्योरेबल सम यानी टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉट दिस, ये लॉस है, ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं है। नॉट दिस ये भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ गुड आइटम वाला स्टॉक है, इसका मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये है, इंश्योरेबल सम ये है। तो 1,16,100। अब मैं सीधे सीधे तो बोल सकता था अंडर इंश्योरेंस है इसलिए एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है ना। मैंने फिर से क्यों बताया, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का हो सकता है ध्यान ना रहे, वो समझेंगे कि 1,09,000 से कंपेयर किया कि किससे कंपेयर किया। तो मैंने लिख दिया एक बार कि ये कंपैरिजन कैसे करना है आपको, 1,16,000 से, वो टोटल स्टॉक है अंडर इंश्योरेंस, हैंस एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। क्लेम इज इक्वल टू 1,04,500 का नुकसान हुआ,
1,16,100 के गुड्स में, इसमें से आपने इंश्योरेंस कराया था 1 लाख का। ₹90,009, ₹90,009। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। फिर से बोलूँगा, हम यहाँ फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए आप फिर से फाइनल अकाउंट पे चले जा रहे हो। नहीं, फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे तो मेरे को अगर यहाँ पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड बैक कर दिया, तो मैं पीएनएल में अलग से लॉस बताऊँगा राइट ऑफ करके, मतलब स्टॉक से कम करूँगा, पीएनएल में डेबिट दिखाऊँगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा दिखेगा। फिर तो उसकी बजाय मैं अगर फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको ऐसे यहाँ रहने दो, स्टॉक को मत बदलो, 4,600 को अलग से बताओ, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू डैमेज, बराबर। और ये 4,600 को फिर पीएनएल में दिखाओ फाइनल अकाउंट में, बराबर है। ये रहता है, क्योंकि मैं अगर ये वाला स्टॉक बताऊंगा फिर बैलेंस शीट में कम करके बताऊंगा तो भी कंफ्यूजन होगा। तो भाई आपने स्टॉक को वैल्यू कम किया क्योंकि वो आप फाइनल अकाउंट के लिए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल लगा रहे, तो फिर वैल्यू यही वाली बताओगे आप फाइनल अकाउंट में। लेकिन आप वो जो नुकसान था उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं चाहते, अगर चाहते हो तो रहने दो वहीं, पर अगर आपको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फिर 4,600 का लॉस यहाँ अलग से अकाउंट करो। और ये मैंने आपको कंसाइनमेंट में बता चुका हूँ, ये आपको कंसाइनमेंट में बार बार बताया, इसलिए तो बोला ना किसी भी चीज़ के पीछे का पर्पस समझो, वो एक चैप्टर के लिए नहीं होता। मैंने उस चैप्टर में भी आपको बार बार बोला कि कंसाइनमेंट बिजनेस हमारा एक सेपरेट एक्टिविटी है, तो उसको आगे चलाना नहीं चलाना इसका डिसीजन हम लेना चाहते हैं, इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट से देखना चाहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एबनॉर्मल कारणों से कभी हो सकता है नुकसान हुआ होगा, बट वो एबनॉर्मल है, बाय चांस है, तो हमारा डिसीजन उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको हर जगह उसका पर्पस पहले बताता हूँ, तो आप जब किसी चीज़ को किसी और जगह लगाते हो तो देख लो कि पर्पस क्या था, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4,600 अलग से बता के फिर पीएनएल में डेबिट कर दो, तो दोनों काम हो जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल भी दिखेगा, स्टॉक की वैल्यू भी बराबर दिखेंगी, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉस भी बराबर पीएनएल में सेपरेटली हाईलाइट हो जाएगा कि इतना नुकसान इस वजह से हुआ है। इसलिए तो आपकी फाउंडेशन की पढ़ाई में कंसाइनमेंट चैप्टर है ना, सिंपली एक चैप्टर की तरह मत लो, बल्कि उस चैप्टर को पढ़ते समय इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, जिससे आपने अगर सही में इंटरेस्ट लिया तो इतनी आइडिया क्लियर बनती है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का कंसेप्ट बताया, आपको होलसेल रिटेल प्रॉफिट का कंसेप्ट बताया, आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कि मैं कंसाइनी को रखूं कि डायरेक्ट होलसेल में बेच डालूं, और तब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, थोड़े बहुत बच्चे लेते हैं, बाकी को तो लगता है अरे यार शर्मा सर को आदत है खूब बताते रहते हैं, एग्जाम में आता क्या रे, बोले ये नहीं आता, अपन फाउंडेशन में है, बोले अपने को नहीं पूछते इतना, तो अपन ध्यान ही नहीं देते। मैं काय के लिए समझाता कि भाई आपके आइडियाज़ डेवलप होते जाना चाहिए, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में सब्जेक्ट के बारे में ये आना चाहिए कि नंबर 1 ये सब्जेक्ट में रिजिडिटी नहीं है, नंबर 2 आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी चीज़ें बदली जाती है, आपका पर्पस, आपका एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करते आना चाहिए, और ये आप कर पाओगे अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो। आप चीज़ को समझे ही नहीं तो गड़बड़ करोगे। अब यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कर क्या रहे ये ध्यान रखो, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए कैलकुलेशन कर रहे कि भाई मेरा उस दिन आग लगी तब इतना स्टॉक था जो जला, उसके एंगल से सोचो, बाकी सब ये वर्किंग है, फाइनल अकाउंट का डाटा है, अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, बट पर्पस यहाँ क्या है कि गोडाउन में उस दिन कितना माल था ये निकालना जो आग से जला।
किसी को भी इसमें और कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। नहीं, सेकंड इफेक्ट क्या है, मतलब यहाँ से हमने हटा दिया तो इसमें वो जो गुड्स का बैलेंस निकला वो आपका गुड आइटम्स का है। यही तो मैं बोला ना, फिर से आप कहाँ पे आ गए, फिर से आप अकाउंट में आ गए, फिर से आप फाइनल अकाउंट में आ गए। तो मैंने पिछले बार किसी ने बोला था तो मैंने एक प्रॉब्लम देखो P&L बनाया था नीचे पिछले क्वेश्चन में। फिर मैंने क्या बोला था, अगर आप अकाउंट के एंगल से देखोगे तो नीचे लाएंगे ना हम उसको P&L के सेक्शन में। तो वहां पर हम बोलेंगे 13,800 के गुड्स है, बराबर। उसमें से 6,400 सेल, और जो स्टॉक बचा वो तो नेट एबनॉर्मल लॉस जितना हुआ वो हम P&L में दिखाएंगे। हम उसका आप अकाउंट बना लो, यानी आपको वैसी समझना है तो जो कंसाइनमेंट में बनाते थे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, बराबर। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें 13,800 ट्रांसफर करूंगा, उसमें 6,400 भी ट्रांसफर करूंगा, और उसमें वो स्टॉक भी अकाउंट करूंगा क्योंकि वो भी बचा हुआ है। तो उसमें नेट एबनॉर्मल लॉस दिखेगा वो मैं P&L में ला लूंगा, और वो नेट लॉस दिखेगा 500, क्योंकि वो वाले गुड्स एक्सपेक्टेड टू रियलाइज कॉस्ट बोला, मतलब उस पर कोई नुकसान नहीं है। पर फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप ध्यान में रखो, मेरा अकाउंटिंग है। यहाँ तो मेरे को क्या करना था, सिर्फ स्टॉक निकालना था, निकल गया। किसी को और कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट? बताइए। डाउट रहा तो मुझसे पूछो, आपस में डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपस में डिस्कशन घर पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब। यहाँ पे मैं हूँ तो मौके का आप बेनिफिट लो, आपको अगर मन में है तो, बराबर। मेरे से पूछ सकते हैं, आपके मन में कुछ और लग रहा है, चल रहा है, उससे रिलेटेड पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, बराबर। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप मेरे से कुछ भी पूछोगे मैं आपको बराबर बताऊंगा, इमीडिएटली बताऊंगा। अब यही चीज़ आप मेरे को बाद में घर पे जा कर के मैसेज में लिख के पूछोगे ना, तो मेरा मूड नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो मेरे को अपने को होश में लाना पड़ेगा, पूछ क्या रहा पहले, बराबर है। क्योंकि हर अलग अलग स्टूडेंट रहते हैं ना, क्वेरी पूछते रहते हैं। अभी कोई आपके क्लास का होगा तो कोई मेरा पुराने स्टूडेंट होगा, कोई फाइनल वाला होगा तो कोई फाउंडेशन वाला होगा, तो मेरे को थोड़ा देख के समझ में आता। मेरे को तो पहले ध्यान से पढ़ना पड़ता कि भी ये क्या बोल रहा है, काय से रिलेटेड है यानी। अब सब्जेक्ट भी, मैं अकाउंट भी पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ, और आप सब्जेक्ट भी नहीं लिखते कई बार। तो मेरे को तो पहले सब्जेक्ट मालूम हो, फिर वो फाउंडेशन वाला है, इंटर वाला है, फाइनल वाला है, ये मालूम हो, उसके बाद फिर क्वेरी, ताकि मेरा दिमाग उस पर आए कि अच्छा ये इस चीज़ को पूछ रहा है, ये कन्फ्यूज़न होगा इसके मन में, बराबर। लेकिन अभी जब आप मेरे से पूछते हो तो मुझे मालूम है आप इससे रिलेटेड पूछ रहे हो, बराबर। अभी मेरा दिमाग पूरी तरह से इसी पे है, तो इसलिए मेरे लिए जवाब देना बिल्कुल आसान है। लेकिन यही चीज़ बाद में पूछोगे तो मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ता पूछ क्या रहा, उसमें क्या था क्या नहीं था, किस कॉन्टेक्स्ट से इसको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लिया करो रहा तो। 12th क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर दो, बिल्कुल अभी वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13, on 27 July 2016 a fire a fire occurred in the godown of Messrs Vijay Exports and most of the stock were destroyed. However, goods costing 5,000 could be salvaged. Their firefighting expenses were amounting to 1,300. From the salvaged accounting record, the following information is available relating to the period from 1/4/16
to 27 July 16. Stock as per balance sheet as on 31st March 16. Purchases including purchases of machinery, wages including installation charges, sales including goods sold on accrual basis amounting to 40,000. No approval has been received in respect of 1/4 of the goods sold on approval. Cost of goods distributed as free samples. While valuing the stock on 31st March 16, 1,000 had been written off in respect of certain slow moving item costing 4,000. A portion of these goods were sold in June at a loss of 700 on original cost of 3,000. एग्जैक्ट वही वर्डिंग दिया, वर्डिंग में भी कोई फेर बदल नहीं है. द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. ये तो बिल्कुल ही नहीं बदला, बराबर. Past record shows the normal gross profit rate is 20%. The insurance company also admitted the firefighting expenses. The company had taken the fire insurance policy of 55,000 with the average clause. Trading account, trading account 1/4/16 to 27 July 16. Statement of claim, claim calculation का स्टेट. 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है वो इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक. एक मिनट, ये इसी में एडजस्टमेंट है, इनर में लिख देता हूँ. इसी में एडजस्टमेंट है 63,000. थोड़ा नीचे लिखेंगे परचेसेस, इसको भी इनर कॉलम में 292. अब वो बोल रहा है कि इसमें मशीन का परचेज इंक्लूड हो गया, हमको गुड्स का परचेज चाहिए. ये गुड्स का अकाउंट है, इसमें से हमको गुड्स का स्टॉक निकालने का है, बराबर. इसलिए इसको हटा दो. ट्रांसफ़र टू मशीन या सिंपली मशीन लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2,82,000 का गुड्स का परचेस है. अब वेजेस यानी गुड्स को रेडी करने के खर्चे रहते हैं, वर्कर लोगों को हम पे करते हैं, इसलिए उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं. लेकिन उसमें भी मशीन का खर्चा आ गया. हमको गुड्स को बनाने के लिए जो वेजेस पे किए वो चाहिए, तो 3,000 मशीन को इंस्टॉल करने का वेजेस था, इसीलिए हटा दिया. अब मैं एक एक चीज़ बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ. मैं बगैर और एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ आपको. आप ऐसे ही उसको समझने में ध्यान देना चाहिए. ये गुड्स का अकाउंट है, अपन गुड्स का स्टॉक निकालने जा रहे हैं इससे, तो नेचुरल है यहाँ बाकी की चीज़ों को हटाना ही पड़ेगा. 50,000 रुपये. मैं जब एज ए स्टूडेंट पढ़ता था तो मेरे को इतनी मेहनत कभी नहीं करना था, क्योंकि मेरे को सिर्फ अपने आप को समझाना रहता था. और मेरे को अपने आप को समझाना बहुत आसान था, क्योंकि मैं हमेशा किताब पे विश्वास करके चलता था और सोचता रहता था, पढ़ते पढ़ते सोचता रहता था. जो चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो दिमाग में घूमते रहती थी, यार ये समझा नहीं क्या बात है. पर कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि यार ये किताब में गलत है करके, कभी नहीं आया.
अब प्रिंटिंग एरर वगैरह ध्यान में आ जाती है, अच्छा कैलकुलेशन गलत हो गया या प्रिंटिंग में गलत हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये कंसेप्चुअली गलत हुआ है करके। हमेशा ये मान के चलते थे कि यार वो किया मतलब कुछ तो कारण होगा इसके पीछे, पढ़ाया जा रहा मतलब ये कुछ तो वजह होंगी, बराबर। अब सोचते जाने का, तो धीरे धीरे आइडिया बनती रहती है, अपने आप को समझाना रहता था, एक बार समझ गया तो कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे को आपको कन्विंस करना रहता, आपको समझाना रहता है, इसलिए मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा रहती। मेरे को बहुत कि समझा कि नहीं समझा, फिर हर एक का लेवल अलग रहता ग्रास्पिंग, फिर उसको बार बार बताना पड़ता, अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है, एग्जाम्पल बोल के बताना पड़ता, बराबर। आपको कॉस्टिंग में लेवल समझाते समझाते कितने देर तक समझाते रहना पड़ा, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया बन जाए। मेरे दिमाग में एक बार आइडिया बन गई थी सब्जेक्ट की, तो मैं आगे की जो उसमें पढ़ाई थी बहुत आसानी से होते जाती थी, क्योंकि सब्जेक्ट की आइडिया बन गई थी। तो अपन उसके ऊपर की नई नई चीज़ें पढ़ते थे, जल्दी जल्दी ध्यान में आ जाती थी। पर अभी मेरे को आपकी वो आइडियाज़ डेवलप कराना पड़ता, बनाना पड़ता। ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको मेरे पे विश्वास भी है कि नहीं है, वो सबसे बड़ा इशू रहता है। क्योंकि द बिगेस्ट थिंग इज कि आप जब यहाँ बैठे हुए कितने विश्वास से मेरी बात को सुनते हो, आपको मेरे पे विश्वास कितना है। क्योंकि आपको इतने सारे लोगों की बातें सुनने मिलती, फलाना आपका कोई दोस्त कुछ बोलेगा, फलाना कोई रिलेटिव कुछ बोलेगा, बराबर है। क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले आपके पास बहुत सारे फैकल्टी अवेलेबल है, फिजिकली नागपुर में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो बट नेचुरल है, आपका दिमाग जो रहता है वो बड़ा ही वॉलेटाइल हो जाता है आजकल। आपका दिमाग एक जगह स्थिर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी अफेक्ट करता है, लर्निंग में ये भी अफेक्ट करता है। इसलिए देखो आप, हमारे पास जितने बोथ ग्रुप पास हुए आपने देखे उस दिन, वो तो अभी हमको पूरा गैजेट तो मालूम नहीं रहता, जितने बच्चे कांटेक्ट करते पता चलता। तो बोथ ग्रुप पास करने वाले जितने स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसमें से सब ऐसे होंगे जिन्होंने 100% सब्जेक्ट यहीं ज्वाइन किए थे, बिकॉज उससे वो माइंडसेट बदल जाता, उसके दिमाग में पूरा एक ट्रस्ट रहता उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके हर टीचर के बारे में, तो उसका फर्क पड़ जाता पढ़ाई में। अदरवाइज वो इस डायलेमा में रहता, रोज इधर से उधर जा रहा है, घूम रहा है। फिर वो हर एक का अपना अप्रोच रहता, हर एक फैकल्टी की अपनी सोच रहती। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे गलत है, पर उनका अपना तरीका है। अब आप एक तरीका कहीं सुनते, दूसरा तरीका कहीं और, तो फिर आपका ही माइंड गड़बड़ करने लगेगा। क्योंकि हो सकता है वो दोनों सही है, बट आप उसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, आप ही कंफ्यूज हो रहे हो फिर। तो इसलिए फर्क बहुत पड़ जाता है उसका। बट देन इस पर हम लोग किसी तरीके से कोई कंपल्सन नहीं डालते, इसलिए हम लोग कभी बोलते भी नहीं। मैं तो आज तक कभी नहीं बोला किसी भी स्टूडेंट को कि मेरे पास क्लास ज्वाइन करो, आज तक नहीं बोला, और आगे भी कभी नहीं बोलूँगा। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। वाई शुड आई आस्क, क्योंकि भी मेरी क्लास ज्वाइन करो करके। आपको मालूम है मैं पढ़ाता हूँ, आपको लगेगा तो ज्वाइन करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे। हाँ, आपको कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से आके कि सर आपके बारे में हमने ये एडवर्स पॉइंट सुना, तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे तो जवाब दे दूंगा, बराबर। आपको और कुछ डाउट लगा तो आप पूछोगे, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं खुद होकर के आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। जब तक आप स्टूडेंट हो मैं आपसे ऊपर हूँ, और वो डिग्निटी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। और आपके मन में भी वो रहना चाहिए, ताकि आप मेरे को टीचर की तरह देखो, गुरु की तरह देखो, तो मेरी बात पे विश्वास करोगे। मेरी डांट में भी आपको लगेगा कि हमारा कुछ भला है करके। लेकिन आप इसको एक कमर्शियल डीलिंग की तरह, अरे हाँ हमने दिए ना पैसे, पढ़ाओ चुपचाप करके, है ना, तो वो फिर बात नहीं रहेगी। फिर टीचिंग है भैया, कोई प्रोडक्ट थोड़ो खरीद रहे हैं आप मार्केट से जाके, ये कोई ऑर्डिनरी सर्विस थोड़ो है, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट टाइप की चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं तो एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे फादर टीचर थे, उनके लिए तो टीचर का रिस्पेक्ट है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो भाई मैं अपनी डिग्निटी क्यों ये करूँ, मेरी पास जिसको लगेगा आएगा। हाँ, एक बार मेरे पास स्टूडेंट आया, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैंने ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसमें मैं ढील नहीं डालता कभी। जब तक मेरा कोर्स चलता रहेगा मैं पूरे जी जान लगा के अपनी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट तरीके से पढ़ा के दूं, जितना कोर्स है पूरा पढ़ा के दूंगा, जितनी डेप्थ जिस चैप्टर में जरूरत होगी उतनी करा के दूंगा, उसमें मैं ढील नहीं डालता। बाकी चीजें फिर वो स्टूडेंट की ट्रस्ट पे डिपेंड करती है।
पढ़ाने वाले हम हैं, हम हमारी तरफ से, लेकिन आपने भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आपने ध्यान देना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, फिर फर्क पड़ता है। तो चलिए, मशीन में से हटा दिया, मशीन को हटा दिया, वेजेस में से भी मशीन का खर्चा हटा दिया। अब ये सेल्स, सेल में आपको मालूम है कि सेल्स ऑन अप्रूवल को एडजस्ट नहीं भी करूँगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो गुड्स मेरे गोडाउन से गए हैं, उसमें से कुछ बिक गए हैं, कुछ नहीं बिके हैं, लेकिन गए तो सब है। लेकिन वो दिमाग में क्या रहता, अकाउंटिंग रहती है, फिर बोलोगे कि अरे सर वो वाले प्रॉब्लम में तो लिए थे, इसमें नहीं लिए। लिखा दे रहा हूँ, लेकिन बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि जो गुड्स मेरे गोडाउन से चले गए वो यहाँ क्रेडिट साइड में आ गए, तो करेक्ट हो गया चीज, बराबर। अब ऑन अप्रूवल अनसोल्ड गुड्स, ये अकाउंटिंग वाली बात हो जाती है, ये अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन अब, है ना। कितने गुड्स हैं, नो अप्रूवल हैव बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स, तो 40,000 थे, उसमें से 1/4 यानी 10,000, बराबर। तो वो बोल रहा 30,000 के बिक गए, 10,000 के नहीं बिके, बट गए तो गोडाउन से सब, तो इसलिए मैं नहीं भी हटाता तो भी रखता था। अब मैंने यहाँ पे 10,000 हटा दिया, तो इसका मतलब ये बचे 4,02,300, है ना। इसमें 30,000 आया है जो अप्रूवल पे भेजा था और बिक गया, वो 30,000 इसमें है, इसका मतलब वो तो मेरे गुड्स को बराबर रिड्यूस कर देगा। बट 10,000 के यानी 10,000 सेल वैल्यू के गुड्स और है जो मेरे गोडाउन से गए, अभी फिलहाल वो इसमें लिखे नहीं है, तो उसको लिखो अलग से। अब आप चाहे तो उसको एट कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस, जो कस्टमर के पास अप्रूवल बेसिस पे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। अब 20% ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, यानी हर 100 रुपए के सेल में 80 रुपए कॉस्ट है, इसका मतलब ये 8,000 कॉस्ट के गुड्स भी आपके गोडाउन से गए हैं, माइनस हो गया। फिर आपने सैंपल बांटे, गुड्स तो गए ना आपके पास से, कॉस्ट ऑफ सैंपल। अब ये गुड्स भी आपके पास से गए, इसलिए ये भी लिखा। अरे सेल का फिगर अभी बदलेगा, वो एक और आइटम है ना उसमें, चलो ठीक है, कर देंगे, सुधार देंगे। अब वो बोल रहा है आपको कि वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 16, rupees 1,000 had been written off in respect of certain slow moving item costing 4,000। 4,000 कॉस्ट वाला आइटम है और वो बिक नहीं रहा था, तो मैंने उसको 3,000 पे वैल्यू किया, क्योंकि 1,000 राइट ऑफ किया, मतलब कितने पे वैल्यू किया, 3,000। इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा, इसमें उस आइटम का 3,000 इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल आइटम 3,000 हटा दिया, ये नॉर्मल आइटम आ गया। अब भाई ये 3,000 वाले का क्या हुआ आगे, तो बोलता है ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन जून एट ए लॉस ऑफ 700 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,000। तो बोलता है इसमें से 3,000 कॉस्ट के जो गुड्स है उसको 700 लॉस में बेचा, 3,000 कॉस्ट के गुड्स 700 लॉस में बेचा, मतलब कम में बेचा, मतलब 2,300 में बेचा, तो लेस एबनॉर्मल आइटम का सेल 2,300, वो भी हटा दो। बराबर है? तो ये नॉर्मल वाले सेल हो गए जिस पे 20% का रेशो एप्लीकेबल है, फिट है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखूंगा, 80,000। और अब अपन ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे।
4,72,000 टोटल आया इधर। माइनस 62,000 बचा। स्टॉक ऑफ गुड आइटम्स, बैलेंसिंग फिगर, ये स्टॉक ऑफ गुड आइटम्स है, क्योंकि डैमेज वाले आइटम को तो आपने पूरी तरह से वहां से अलग ही कर दिया है, समझ गए। तो इसमें डैमेज वाला आइटम है ही नहीं, क्योंकि जो माल यहाँ है उसमें से वो बैलेंस बचा है। अब यहाँ जो माल है उसमें से मैंने डैमेज वाला ऑलरेडी हटा दिया पूरा, इसका मतलब वो इसमें है ही नहीं, बराबर। अब उसमें का कुछ हिस्सा मैंने बेचा, कुछ बचा था। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, गुड आइटम्स, ये 62,000, ये अच्छे वाले आइटम का स्टॉक 62,000। अब जो डैमेज्ड वाला आइटम है, अब उसने आपको शब्दों में क्या लिखा, ए पोर्शन, कितना पोर्शन ये नहीं लिखा हमने, तो फिर कुछ और तरीका होगा जिससे वो चीज निकलेगी। अब इसी की जगह वो ये भी लिख सकता था कि 75% ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड, क्योंकि 4,000 कॉस्ट में से 3,000 कॉस्ट का माल बिका, मतलब 75% माल बिका, बराबर। इसी को लिख सकता 3/4 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड, है ना। ऐसा वही चीज को अलग अलग तरीके से आपको दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे उसने हमको बताया कि भाई टोटल डैमेज वाले गुड्स 4,000 के थे कॉस्ट, उसमें से 3,000 कॉस्ट के बिक गए, इसका मतलब जो गुड्स बचे उसकी कॉस्ट तो 1,000 थी, बराबर। अब वो बोलता है कि नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, वो बोलता बचे हुए गुड्स जितनी कॉस्ट है उतने में बिक जाएंगे, बराबर। टेकन एट लोअर ऑफ द टू, 1,000 रुपये। अब नहीं दिया रहता तो फिर अपन वही प्रोराटा वाला प्रपो लगाते थे। अपन बोलते हैं कि भाई 3,000 के गुड्स 2,300 में बिके, तो 1,000 के गुड्स कितने में बिकेंगे, बराबर है। तो अपन 2,300 को 3,000 से डिवाइड करके 1,000 से मल्टीप्लाई करते 767, बराबर है। तो अपन बोलते ये वाले गुड्स 767 में बिक जाएंगे। कहाँ से निकाला, बाकी के जो बिके थे उसी का प्रपोर्शन लगा दिया। बट क्वेश्चन में जब कुछ दिया है तो जो दिया है वो लगाने का। अगर वो लिख देता कि बचे हुए गुड्स 700 में बिकेंगे तो मैं 700 लेता, 600 में बिकेंगे तो 600 लेता। अब उसने बोला कि भाई 1,000 में बिक जाएंगे तो इसलिए 1,000 लिया। इसका मतलब जब आग लगी इसके पास 63,000 के गुड्स थे, जब आग लगी तब टोटल स्टॉक लेस सॉल्वेज वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू सबसे ऊपर 5,000 रुपये। तो ये हो गया लॉस बाय फायर 58,000। अब फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी है 1,300 रुपये। अब आपका एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है कि नहीं पहले एक बार देख लो। तो आपकी जो पॉलिसी है 55,000 की, 55,000, एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वॉज 63,000, तो भाई एवरेज क्लॉज तो अप्लीकेबल है। तो अब सवाल उठता है कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस को मिला के एवरेज क्लॉज लगेगा
कि इसके ऊपर एवरेज क्लॉज लगाओ, बाद में फायर फाइटिंग एक्सपेंस अलग से जोड़ दो। दूसरे शब्दों में फायर फाइटिंग एक्सपेंस फुल अलाउड होगा या फायर फाइटिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ये लिखा हुआ मुझे कहीं नहीं मिला, किताब में भी नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है। फिर से बोलूँगा, अगर आपके पढ़ने में कहीं पे भी आया इस बारे में तो मेरे को जरूर बताना, पर मेरे देखने में नहीं आया। ठीक है, कि भाई क्या करेंगे, तो भाई मेरे को रियल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी का कोई नॉर्म है क्या, तो मैं थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी का काम कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा? किताब से। आप किताब में कहीं लिखा हुआ दिखा नहीं मुझे, मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ दिखा। अब फिर अपन क्या करते हैं कि इन्होंने सजेस्टेड में क्या किया उसको फिर अपन बेस बना लेते, कभी कोई चीज ऐसी रही तो सजेस्टेड में क्या कर रहे हैं। तो पिछला वाले क्वेश्चन में भी फायर फाइटिंग एक्सपेंस आया था, ख्याल है आपको, और उसमें एवरेज क्लॉज ही अप्लीकेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला था बाद में बात करेंगे जब एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल रहेगा। अभी इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी है। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है और उसमें भी फायर फाइटिंग एक्सपेंस है, और ऐसा स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं है कि टोटल अलाउड होगा कि नहीं होगा, एवरेज क्लॉज लगेगा उस पर कि नहीं लगेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब सजेस्टेड देखोगे आप तो इसके सजेस्टेड में, यानी जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसके सजेस्टेड में उन्होंने एवरेज क्लॉज अप्लाई किया, मतलब प्रो राटा कम कर दिया, और 15 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने फुल अलाउड कर दिया। इसका मतलब वहां पे भी उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। फिर आपने क्या करने का, आपने बिंदास दो में से कुछ भी करने का, बट कमेंट लिख देना। ठीक है, तो भाई आपने अगर एवरेज क्लॉज लगाया तो आपने लिख देने का कि वी प्रिज्यूम कि एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल ऑन फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऑल्सो, बराबर, या वी अप्लाइड एवरेज क्लॉज ऑन लॉस ऑफ गुड्स प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऑन बोथ, ऐसा लिख दो, आप क्लैरिफाई कर दो। क्योंकि देखिए जहां पे किसी चीज का कोई नॉर्म हो तो हम उसको फॉलो करेंगे। अब जब नॉर्म है नहीं, कहीं लिखा नहीं है, तो हम सजेस्टेड पे अगर जाते हैं तो वो भी दो अलग अलग जगह अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहा है। वो एक ही देता तो मैं बोलता यार दो दो सजेशन में एक ही लेना, आप भी यही करना, और वैसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आप दो में से कुछ भी करो। अब ये तो नवंबर 2017 नवंबर 2018 के सजेस्टेड है, मैं तो ये 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या है, पहले भी कहीं आए होंगे ऐसा मेरे ध्यान नहीं, तो मैं स्टूडेंट को पूरी बात समझा देता हूँ। इसलिए ये देखो, फायर फाइटिंग एक्सपेंस पे एवरेज क्लॉज लगाया तो क्या हो रहा है, नहीं लगाया तो क्या हो रहा है, कहीं किताब में दिया नहीं है, मॉड्यूल में दिया नहीं है, इसलिए आप दो में से कुछ भी लगाओ और लिख दो, बराबर, दो में से कुछ भी करो और लिख दो। चलिए इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस, फायर फाइटिंग एक्सपेंस कितना है, 1300 रुपये, मतलब फिर हम बोलेंगे टोटल हमारा तो भाई इतना नुकसान हो गया, क्योंकि 58,000 तो गुड्स का नुकसान हुआ ही, 1300 रुपये खर्चे भी लग गए और आग बुझाने के चक्कर में तो भाई हमारा इतना नुकसान हो गया। अब एवरेज क्लॉज लगाएंगे तो हमारा जो क्लेम रहेगा 59,300 का लॉस डिवाइडेड बाय 63,000 का स्टॉक, और आपने पॉलिसी ली है 55,000 की। फिफ्टी वन सेवन सेवेंटी। ठीक है, अब यहीं पे आप ऑल्टरनेटिव लिख लो, ऑल्टरनेटिव क्लेम फॉर गुड्स ऐसा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 58,000 का नुकसान हुआ
गुड्स का, डिवाइडेड बाय 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 55,000, 5635, 5635, ठीक है, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस 1,300 रुपये, उसमें 1,300 रुपये जोड़ दिए अपन ने, तो 51,935 टोटल क्लेम। ये तो पहले वाले में फायर फाइटिंग एक्सपेंस प्रोपोर्शनेटली या एवरेज क्लॉज की वजह से रिड्यूस हो गए, दूसरे वाले में फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो है वो पूरे के पूरे अलाउड हो गए। तो सपोज ऐसा कुछ वर्डिंग में लिखा रहा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा वो करना, मीनिंग दोनों के बता दिया। पर कुछ नहीं लिखा रहा तो आपकी मर्जी, दो में से कुछ भी करना, कमेंट लिख देना। किसी को भी इसमें कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो बताओ। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि इंश्योरेबल सम वो स्टॉक के बेसिस पे, मैंने बोला ना कि उस पर कोई बात लिखी ही नहीं है, तो मैं कैसे इंश्योरेबल सम में उसको लूँ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस काय का कराया है, गुड्स का, स्टॉक का। तो अब उसमें वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस को इंक्लूड करके इंश्योरेबल सम है क्या, ऐसा मैंने बताया ना पहले कि अगर कहीं लिखा होता, कोई नॉर्म होता तो हम बोलते थे उसकी, वो कहीं है नहीं, इसलिए कम से कम उसको मत छेड़खानी, उसको मत बदलो। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। आप जो बोल रहा है ऐसा नहीं बोल रहा कि वो इलॉजिकल है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में कहीं कुछ है नहीं, तो अपने मन से अपन काय को फालतू ज्यादा के करने का, है ना। उनका पॉइंट ये था कि भाई जब आप फायर फाइटिंग एक्सपेंस पे एवरेज क्लॉज लगा रहे, तो इंश्योरेबल सम में गुड्स के साथ साथ इसको भी ऐड करना क्या, तो मेरे हिसाब से क्योंकि इस बारे में कहीं कुछ है ही नहीं, इसलिए आप वो मत करो, गुड्स के स्टॉक को ही इंश्योरेबल सम मान के चलो, समझ गए। 63,000 को ही इंश्योरेबल सम बोलने का, उसमें वो इंक्लूड नहीं करता। इसका एक छोटा सा आपको मिलेगा आगे एग्जाम्पल, इस पे नॉर्म नहीं है, बट प्रॉफिट पॉलिसी में जो नॉर्म है वहां पे ऐसा मिलता जुलता जो कंसेप्ट है, तब आपको दिखेगा कि वहां पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि भी खर्चे को भी मिला के और इंश्योरेबल सम निकालो, ऐसा नहीं किया है। जबकि वो खर्चा वो क्लेम में अलाउ कर रहे हैं, बट उसको इंश्योरेबल सम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉजिक वही वाला आप यहाँ पे भी रखो, इंश्योरेबल सम जो बोला उन्होंने, टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आप उसी को रखो, उसको मत दो। देगी ना, क्यों नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि भाई हम नुकसान की आपको भरपाई करेंगे, और नुकसान कम करने के लिए आप अगर आग बुझाने के लिए खर्चा करते तो भी देंगे। आपको लग रहा है, और उसका मतलब ये रहता है कि भाई जैसे 63,000 का आपका यहाँ पे, आपने बातें मत करो भाई, आपने टोटल गुड्स जल गए ऐसा मान लिया। जनरली क्या होगा, जब आप आग बुझाने के लिए खर्चा करोगे तो कुछ ना कुछ तो बचत होंगी, कुछ ना कुछ तो रिडक्शन होगा, दैट इज द मेन फोकस। बट आपने अगर खर्चा भी किया और कुछ भी नुकसान की बचत नहीं की, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी में नॉट अलाउ। बट यहाँ पे वो कुछ दिया नहीं है और क्वेश्चन में देगा भी नहीं, तो आप उसकी चिंता मत करो। बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई जब तुमने खर्चा किए और बेनिफिट तो कुछ क्रिएट किया नहीं, क्योंकि माल जितना था पूरा का पूरा जल गया, तुम 100% राख दिखा रहे हमको, फिर तुमने फायर फाइटिंग किए काहे की है, आग बुझा के तुमने क्या बचा लिया, आग ने तो सब कुछ जला दिया। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें दी नहीं है, इसलिए उसके बारे में चिंता मत करो। प्रॉफिट पॉलिसी में आपको इसका हिंट मिलेगा, क्योंकि उसके नॉर्म्स है वैसे। तो जब प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ोगे तो ये दोनों पॉइंट में आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी। बताइए किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन। था नहीं, देखिए यहाँ पे मैं वो गुड्स को टोटली यहाँ से हटाना चाहता हूँ,
अभी मैं यहाँ पे ऐड बैक करके करूँगा क्या, क्योंकि मेरे को तो उसको हटाना है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। वो करोगे तो भी वही होगा। वहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पिछला वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ने ऐड बैक करके फुल स्टॉक दिखाया था, इसलिए उसी को बेस बना लिया था। यहाँ पे अपने को पहले का कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए सीधे इसी से काम चलो, उसको 64 बनाने की कोई नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है। बोलिए किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन? लग रहा पढ़ाई कर रहे सीए इंटर की? अभी तो बहुत पढ़ने का, बहुत सारे अच्छे बढ़िया एक से एक चैप्टर आते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे तो आपकी आइडियाज़ डेवलप होगी, आपकी समझ डेवलप होगी, कमर्शियल दुनिया कैसे काम करती है, बराबर, वो भी अपने आइडिया बनते जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। A fire occurred in the premises of Messrs. B and Company on 30th September 19. The firm had taken an insurance policy for 1,20,000, which was subject to an average clause. एक्चुअली एक चीज़ रुक जाओ, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने जो पूछा था, अपने क्लेम कैलकुलेट कर लिया जो कर रहे थे अभी तक, लेकिन उसने एक और लिखा है, ऑल्सो प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1416 to 2716 फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम। तो अपन ने बनाया, लेकिन अपन ने दोनों को मिक्स करके बनाया। अगर वो आपसे चाहता है कि भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग अलग करके दिखाओ, बताओ, बराबर, तो सिचुएशन फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन ने बनाया, इसमें 2 कॉलम बना सकते हैं आप उसके लिए। उसके लिए आप 2 कॉलम बना सकते हो। फिर ये ऑल्टरनेटिव वर्ड इधर लिख देता स्पेस क्रिएट करने के लिए, ऑल्टरनेटिव। ये अब वो बोल रहा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही है जो बनाया आपने, आपने लिखा नहीं लिखा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बट वो बोल रहा नॉर्मल और एब नॉर्मल आइटम के लिए, तो इसका मतलब अलग अलग बताने का है। अगर नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ओपनिंग स्टॉक। अब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है 60,000 गुड आइटम्स का है। अब जो डैमेज वाला स्टॉक है वो 4,000 का है, पर आपने वैल्यू किया था 3,000 पे। अब मैं 3,000 लिख के आगे बढ़ूंगा तो आगे की जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग दिखेंगी, जो आपके क्वेश्चन में हुआ है उससे मैच नहीं दिखेंगी, इसलिए मैं उसको 4,000 लिखूंगा तो जो क्वेश्चन में दिया उससे मैच हो जाएंगे, तो मैं 4,000 ही लिख रहा हूँ। फिर आपकी इच्छा होगी तो मैं 3,000 पे भी कमेंट कर दूंगा आपको। तो ये 4,000 के एबनॉर्मल वाले गुड्स है, डैमेज वाले गुड्स है, बराबर है। बाकी चीज़ें तो मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। 292, सॉरी 282 कर दो ना सीधे सीधे, काय को 282 वेजेस जो है 50,000, ठीक।
इसके बाद इधर सेल जो है 4 लाख रुपए, ये नॉर्मल आइटम का सेल है। और 2300 ये जो डैमेज वाला था, एबनॉर्मल वाला था, उसका सेल है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर या गुड्स सेंड टू कस्टमर या लाइन विथ कस्टमर 8000। फिर सैंपल के तौर पे जो बाटा वो 2000। अब इसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80,000, और आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका स्टॉक जो आएगा वो 62,000 आ रहा होगा। देख लो आप चाहे तो, एबनॉर्मल वाले को बाद में करता हूँ पूरा। आ रहा है बराबर। अब देखिए, एबनॉर्मल वाला आइटम जो उसने बेचा था, तो उसने वर्ड क्या यूज किया आपको कि 700 लॉस में बेचा। और लॉस का मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट या डेबिट साइड, खर्चे का साइड ज़्यादा है, इनकम का साइड कम है। तो आप उस लॉस को जब ट्रांसफ़र करते हो तो आप यहाँ करोगे क्रेडिट, और जहाँ ट्रांसफ़र करना है वहाँ करोगे डेबिट। तो ये लॉस 700 रुपीज़, समझ रहे, 700 रुपये का लॉस। तो अब इसको बैलेंस करोगे तो 1000 रुपये का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, ऐसा आपको दिखेगा। बराबर। अब मैं अगर यहाँ पे 4000 की बजाय 3000 लिखूंगा, तो 3000 में से आपने 3/4 गुड्स या 75% गुड्स बेचे हैं। 4000 कॉस्ट में से 3000 कॉस्ट का बिका, और वो 4000 कॉस्ट की ही रिटर्न डाउन कॉस्ट हो गई 3000। तो मतलब 75% माल बिका, मतलब इसमें से 2250 के गुड्स बिके। अब 2250 के गुड्स बिके 2300 में, तो 50 रुपए का प्रॉफिट। मेरे को यहाँ 50 रुपये लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो 700 लॉस था, आपने तो प्रॉफिट लिखा। क्योंकि रिटर्न डाउन के रेफरेंस में देखोगे तो क्या है, वो प्रॉफिट है। क्योंकि 2250 के गुड्स बिके हैं 2300 में, मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट। फिर उसके बाद बैलेंस करूंगा तो 750 दिखेंगे। कितना दिखेगा, 750, 750 का माल बचा हुआ है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ 750 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आपने कहाँ से निकाल लिया। क्योंकि वापस सोचो, 4000 कॉस्ट के गुड्स की रिटर्न डाउन कॉस्ट है 3000, बराबर। 3000 में से 75% माल बिक गया, यानी 2250 रिटर्न डाउन कॉस्ट का माल बिक गया, तो 25% बच गया, यानी 750। तो इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट से लिखना ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मेरे को लेना तो 1000 ही है वैल्यूएशन में भी, तो इसलिए ये आपकी कॉस्ट है। इसका मतलब कॉस्ट के रेफरेंस में ये लॉस है, और ये आपका बैलेंस भी जो है ये क्या है, एट कॉस्ट है, बराबर है। वो भी काय पे है, एट कॉस्ट। समझ में आ गई बात। ये उसने पूछा था, बना के दिखा दिया, ये ऐसा आप कभी कभी ऐसा बोल देते, नहीं तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे दोनों बनाना क्या, नहीं, यही बनाने का। फिर ये ऊपर वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही बनाने का। मेरा पहले ध्यान नहीं गया, नहीं तो मैं पहले ही ब्रेक कर देता था। पर चलो ठीक है, आपको पहला अपना जो अभी तक का वो भी दिख गया, और ये भी दिख गया। चलिए अपन आ रहे थे अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे। A fire occurred in the premises of B and Company on 30th September. The firm had taken an insurance policy of 1,20,000 which was subject to average clause. Following particulars were ascertained from the available records for the period 1st April 18 to 30th September 19.
1 अप्रैल 18 स्टॉक दिया है, 31 मार्च 19 का स्टॉक दिया है, परचेज दिया 18-19 के, वेजेस दिया 18-19, सेल दिया 18-19। ये डाटा आपको पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट का है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में मदद करेगा। फिर परचेसेस जिसमें मशीन भी इंक्लूडेड है, वेजेस जिसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा भी इंक्लूडेड है, फिर सेल आगे के पीरियड का, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, सब पुराने आइटम हैं। While valuing stock at 31st March 19, 8,000 were written off in respect of a slow moving item, cost of which was 12,000. A portion of these goods were sold at a loss of 4,000, the original cost of 9,000. The remainder of the stock is estimated to be worth the original cost. कभी कभी गुस्सा आता है यार, क्या कुछ तो बदलो उसमें, वही की वही वर्डिंग बिल्कुल सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट। The value of goods salvage was estimated at 35,000. You are required to ascertain the amount of claim. लग रहा है कि मेरे मदद की ज़रूरत है करके आपको इसमें है? कुछ भी तो नहीं है स्पेशल, बताइए कुछ है इसमें स्पेशल? होमवर्क कर लो, मार्क इसको, क्योंकि इसमें से हर चीज़ अपन कर चुके हैं। कुछ पिछला ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, कुछ आपको इशू रहा तो मुझे नेक्स्ट पीरियड में भी बता सकते हो, कुछ इशू रहा तो नेक्स्ट पीरियड में भी बता सकते हो, बराबर। बाकी जितने एडजस्टमेंट दिए सब अपन कर चुके पहले के क्वेश्चन में। क्वेश्चन 15 करते हैं, वो बेटर है। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड हैज अ गोडाउन, ए शॉप एंड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जरा क्वेश्चन में ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड नाम ही जैसा रखोगे तो फिर तो अनफॉर्चुनेट लिमिटेड हैज अ गोडाउन, ए शॉप एंड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पुराने समय में भी लोग ऐसे नाम वाम जो रखते थे, हमारे एक रिलेटिव थी, थोड़ा डिस्टेंट रिलेटिव, तो उनका नाम था कचरा। अब हम लोग तो बचपन से उनको कचरा बुआ बोलते रहते थे। अब जब बड़े हुए तो फिर लगता, फिर मम्मी वगैरह को पूछे कि ये नाम ऐसा क्यों रखे उनका, क्योंकि सब पूरे हमने जितने भी लोग थे रिलेटिव रिलेटिव सब वही नाम से बोलते, तो कभी कभी उसके पीछे कुछ कारण रहता है। तो फिर शायद मम्मी ने बताया कि उनके यहाँ ऐसा होता था कि उनके जो इश्यूज हो रहे थे, बच्चे हो रहे थे, वो उनकी डेथ हो जाती थी, तो फिर इसलिए कोई लोग वो बोलते टोटके बताते ना लोग, तो वो जब हुई तो उनको शायद कचरे में डाल दिया गया, इसको कचरे में डाल दो क्योंकि सब बच्चे मर जाते हैं, तो इसको कचरे में डाल दिए तो वो बच गई, तो इसलिए उसका नाम ही रख दिए कचरा। ऐसा रहता है टोटके करने वाले ना। तो अब इन लोगों ने अनफॉर्चुनेट नाम लिख दिया कि इनको लगा कि फिर कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे साथ नहीं होंगी, सब फॉर्चुनेट होंगे, लेकिन इनके साथ हो गई। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड हैज अ गोडाउन, ए शॉप एंड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Godown is used to store goods purchased for manufacture as well as to store finished goods. Goods are transferred from godown every day in the morning to manufacturing unit and shop. Inventory in godown is insured for rupees 20 lakh, that of manufacturing unit for 30 lakhs, and of the shop for rupees 5 lakhs. As on 31st December 17, inventory in godown at cost was 26 lakhs, inventory in manufacturing unit at cost was 12 lakhs, and inventory in shop at cost was rupees 5 lakhs. Following transactions took place during the period mentioned, जनवरी फरवरी मार्च और फिर 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, यानी अपन समझ लो अप्रैल। परचेसेस दिया है, रिटर्न टू सप्लायर दिया है, स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप दिया है, रिटर्न फ्रॉम शॉप दिया है, सेल्स इन शॉप दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 10%, 20%, मतलब सॉरी 12%, दो अलग अलग मार्जिन पे माल बेचा गया।
Fire occurred in shop in the midnight of 27th April, 28th April, and the entire stock was engulfed in fire. Goods costing 40,000 could be salvaged intact, and balance goods were removed in damaged condition. Expenses of firefighting oblique salvage operation amounted to 20,000. Goods recovered in damaged condition could be sold at the rate of 40% of cost. The insurance policy had average clause. Compute the claim to be lodged with the insurance company. पहले ऊपर ऊपर समझाता, फिर आपको अब उसके फाइनल पॉइंट पे लाता हूं. गोडाउन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फैक्ट्री, ठीक है, शॉप, ये 3 लोकेशन है उसके, ठीक है. इसमें उसने बताया आपको कि गोडाउन इज यूज टू स्टोर गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चर, मतलब रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो खरीदा वो क्या है, रॉ मटेरियल. एज वेल एज टू स्टोर फिनिश गुड्स, इसका मतलब ये जो गोडाउन है इसमें हमारा रॉ मटेरियल भी रहता है और इसमें फिनिश गुड्स भी रहते हैं. बराबर है, रॉ मटेरियल भी रहते हैं और फिनिश गुड्स भी रहते हैं. बराबर. अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो रॉ मटेरियल आता है सप्लायर लोगों के पास से, ठीक है. फिर ये रॉ मटेरियल को आप क्या करते हो, तो इसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देते होगे फैक्ट्री में. बराबर. फिर फैक्ट्री से जब फिनिश गुड्स बनता है तो वो यहाँ आ जाता है. फैक्ट्री से फिनिश गुड बनता है तो यहाँ आ जाता है. बराबर. और फिर ये फिनिश गुड जो है कि गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोडाउन एवरी डे इन द मॉर्निंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल. एंड शॉप, तो शॉप को क्या ट्रांसफर करेंगे, फिनिश गुड्स. इसका मतलब ये फिनिश गुड्स हर रोज हम शॉप को देते हैं. बराबर. और फिर शॉप उसको बेचता है. मतलब यहाँ से गुड्स आपके कहाँ जाते हैं, तो कस्टमर के पास जाते हैं. राइट. अब आपके पास जो स्टॉक है वो तीनों जगह है. स्टॉक जो है आपके पास गोडाउन में भी है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी स्टॉक है, और आपके पास शॉप में भी स्टॉक. बराबर. लेकिन आग लगी है शॉप में, सिर्फ आग जो लगी है वो सिर्फ कहाँ लगी है, शॉप. इसलिए अल्टीमेटली हमको कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, शॉप पे. बाकी की चीज़ें क्योंकि एक दूसरे में रिलेशन है इसलिए देखना पड़ेगा, बट हमारे लिए अल्टीमेट क्या है, शॉप में कितना स्टॉक था 27-28 अप्रैल को जब आग लगी तब. ऐसी पॉलिसी का अमाउंट भी लिख देता कि उसने जो पॉलिसी ली है गोडाउन के स्टॉक का, उसने जो पॉलिसी लिया है, इन्वेंट्री इन गोडाउन इज इंश्योर्ड फॉर 20 लाख, 20 लाख की पॉलिसी ली. एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 30 लैक्स, यहाँ पे जो पॉलिसी है उसकी वो 30 लैक्स की है. एंड द शॉप फॉर 5 लैक्स, और यहाँ की जो पॉलिसी है उसकी वो 5 लाख की है. तो हमारे लिए 5 लाख वाली पॉलिसी काम की है. बराबर. क्योंकि यहीं पे आग लगी है, लिख देता वो भी. और ठीक है, आग लगी है सिर्फ शॉप में. अब अपन आ जाते हैं उसके कैलकुलेशन पे. परचेसेस, रिटर्न टू सप्लायर, स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप. वैसे तो गोडाउन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो इनफैक्ट दिख भी नहीं दे रहा कुछ, सिर्फ शॉप पे ही अपन कंसंट्रेट करते हैं.
तो देख लीजिए वहाँ लिखा है कि फायर अकर्ड इन द शॉप, अंडरलाइन करके रख लो, फायर अकर्ड इन द शॉप। स्टॉक इन शॉप on the date of fire. Stock in shop on the date of fire. Opening stock in shop, रुपीज़ इन लैक्स है तो आपको लिखना है तो लैक्स में लिख सकते हैं, आप फुल अमाउंट लिख सकते हैं। 5 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास पहले का था शॉप में, ठीक है। बाकी के जगह भी था, उसका कुछ यूज़ होगा आगे देखेंगे। अब दे रहा है परचेस, ये परचेस किया हुआ मटेरियल कहाँ जाने वाला है, आपके गोडाउन में, बराबर है। ये कहाँ जाएगा, गोडाउन में। तो उसमें से वो रिटर्न टू सप्लायर वगैरह दिया है। स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, अपन शॉप है समझ लो, तो अपने को उसने ट्रांसफर किया, मतलब ये है मैंने अपना गोडाउन में से शॉप में माल आया, फिनिश गुड्स आए। रिसीव्ड फ्रॉम गोडाउन, रिसीव्ड फ्रॉम गोडाउन, डिटेल लिख देता हूं यहां पे। 26 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 मिल गया। कितना हुआ टोटल बताओ, 81। 81 लेस रिटर्न टू गोडाउन, हमने वापस भी भेज दिया कुछ माल। वो रिटर्न टू गोडाउन देखोगे तो 111 3 बार है, यानी कि 3 लाख का माल वापस भी भेजा, समझे। 81 लाख का माल आया और 3 लाख का माल वापस भी कर दिया। देख लो जरा फिगर्स को, नंबर। स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप एंड रिटर्न फ्रॉम शॉप, यानी गोडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डिंग यूज की है कि गोडाउन ने शॉप को दिया और शॉप ने वापस किया। ये हो गया नेट, कितना हो गया, 78 लाख। 78 लाख। अब ये आपके पास टोटल गुड्स हो गए 83 लैक्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो देखिए आपने 10 लाख का माल, 12 लाख का माल, 8 लाख का माल और 4 लाख का, टोटल लगाओ जरा 34। 34 लाख का जो आपने सेल किया, इसमें 10% प्रॉफिट था, मतलब 90% कॉस्ट थी। अपने को कॉस्ट निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 90। $30 लाख 30.60 लिखता हूँ, बाद में लिख दूंगा फुल अमाउंट उधर। अब उसके बाद 18 लाख का माल जो बिका, 12 लाख का माल जो बिका, 15 लाख का बिका, 5 लाख का बिका, 50। अब ये जो गुड्स मैंने बेचा 100 में, इसमें 12 रुपए प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट कितनी है 88, प्रॉफिट है 12 तो कॉस्ट है 88, कितना है 44। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास से
74,60,000 के गुड्स गए। समझ में आ गई बात? इतने गुड्स हमारे बिके, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो दो अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया, दो अलग अलग बार कैलकुलेट किया। ये हो गया स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। जब आग लगी उस समय इतना स्टॉक था। आठ लाख 40,000। समझ में आ गई बात? 8,40,000 कॉस्ट के गुड्स थे। अब मैं क्लेम का स्टेटमेंट अलग से बनाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। टोटल स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8,40,000। इतना माल हमारे गोडाउन में था, लेस सॉल्वेज वैल्यू। तो जो उसने सेंटेंस दिया, ध्यान से पढ़ना, वो टेबल के नीचे जो दिया कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 कुड बी सॉल्वेज इंटैक्ट, बिल्कुल पूरे सही साबुत। इसका मतलब क्या हो गया? वो उतनी वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख सकता हूँ गुड आइटम्स ये 40,000, तो इसकी वैल्यू तो 40,000 ही है, तो बिल्कुल सही साबुत बच गए। ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि 8,40 में से 40 लाख के गुड्स बिल्कुल सही साबुत बचे, मतलब बाकी के जो 8 लाख है वो डैमेज्ड वाले हैं, क्योंकि लिखा है आगे एंड बैलेंस गुड्स वेर रिकवर्ड इन ए डैमेज्ड कंडीशन। तो अब वो जो डैमेज था, तो भाई कितना अमाउंट मिलेगा उसको बेचने में? तो इसने नीचे लिखा है कि गुड्स रिकवर्ड इन डैमेज कंडीशन कुड बी सोल्ड एट 40% ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रही बात? कैसे? देखो अलग तरीके से उसने दे दिया। तो डैमेज वाले जो है, यानी ये भी आइटम ऐसा पूरी तरह से राख नहीं हो गए, डैमेज हुए, खराब हुए, नुकसान हुआ, लेकिन पूरी तरह से आग में जला नहीं। तो ये डैमेज वाला 40% ऑफ कॉस्ट में बिक जाएगा 3,20,000। तो जो बिल्कुल अच्छा बचा है वो तो 40,000 पूरे दे देगा आपको, जो डैमेज वाला है वो 3,20,000 देगा। इसका मतलब 3,60,000 तो रिकवर हो जाएगा। समझ रहे? तो 8,40 में से 3,60 कम हो गया, तो बचा 4,80,000। इसको बोलेंगे लॉस बाय फायर। ये नुकसान हुआ, 4,80,000 का नुकसान हुआ। अब हमारे पास इसको मिला के एवरेज क्लॉज लगाना है फायर फाइटिंग एक्सपेंस को। ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड किए। फायर फाइटिंग एक्सपेंस 20,000 रुपये हमने खर्च किए थे, तो मतलब हमारा टोटल जो लॉस हो गया 5 लाख का, बराबर। अब हम बोलेंगे क्लेम जो है इज इक्वल टू 5 लाख का नुकसान। अभी देखो इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी आ गया। अपन बोलेंगे 8,40,000 का स्टॉक आपका था, तो आपकी पॉलिसी भी 8,40 की रहना चाहिए, और आपकी पॉलिसी थी 5 लाख की,
यानी अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस है 297,619, तो आपको क्लेम मिलेगा 297,619, बराबर ये क्लेम। ऑल्टरनेटिव अगर हम मान ले कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस फुल्ली अलाउड है, उस पर एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में क्लेम फॉर गुड्स पहले लेंगे। तो हम बोलेंगे भाई 4,80,000 का नुकसान गुड्स पे हुआ, डिवाइडेड बाय 840 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, कितना हुआ देखो, 285,714, 285,714। तो हम बोलेंगे भाई गुड्स का जो नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कम था तो ठीक है आप इतना कम कर दो, इतना ही दो, लेकिन हमने जो फायर फाइटिंग खर्चे किए वो तो पूरे दे दो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि भैया ये तो हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, 20,000 ऐड किया तो अब क्लेम हो जाएगा 714, टोटल क्लेम 3 लाख। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले वाले में फायर फाइटिंग एक्सपेंस पे एवरेज क्लॉज लगाया है, दूसरे वाले में फायर फाइटिंग एक्सपेंस को पूरा अलाउड किया है, उसको प्रोराटा कम नहीं किया। और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि उनका नॉर्म क्या है, तो या तो ऐसा कोई फिक्स नॉर्म होगा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी में जैसा डालती होगी उसके हिसाब से होता होगा, बराबर है। तो क्योंकि फिक्स नॉर्म नहीं है तो फिर क्या करना, तो ना मॉड्यूल में कुछ लिखा है ना सजेस्टेड आंसर में एक ही चीज़ फॉलो की है, तो इसलिए दो रास्ते आपके पास। किसी को कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो बताइए। हम्म, हम हम यहाँ पे ले क्या रहे ये देखो ना आप, हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सॉल्वेज वैल्यू कितनी है, तो वो गुड्स से हमको 40% मिल पाएगा, ये हम बोल रहे हैं, बराबर है। अब जो आप बोल रहे हैं वो बताता हूँ, आप भी बोल रहे हैं वो बताता हूँ। ये वाले गुड्स पे जीरो लॉस हुआ, ठीक है, और ये वाले गुड्स पे 60% लॉस हुआ, तो इसका 60% निकालो, 4,80,000 वो ये आ गया, ये जो आपको दिख रहा है, बराबर है। तो आप बोल रहे हैं लेकिन आप गलत जगह पे उसको बोल रहे हैं, आपको लॉस निकालना है सिर्फ डायरेक्टली, तो आप बोलोगे ये वाले गुड्स पे जीरो लॉस और ये वाले गुड्स पे 60% लॉस, तो भी ये आएगा। पर अपन स्टैंडर्ड तरीका फॉलो जो करते ये वाला, तो इसलिए ऐसे किया। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो चलिए नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट पॉलिसी एक बार पढ़ लेना। थैंक यू सर।